नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे, या फिर कहें तो 12 से शुरू करेंगे। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, दरअसल इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं 2022 के लिए सिलेबस से हटा दिए हैं। मतलब ये आपके पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सीख लेना बड़ा जरूरी है। तो देखो बेटा, वो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। मतलब दो प्लेन हैं, पहले वाले प्लेन भाई साहब ये रहे, दूसरे वाले प्लेन भाई साहब ये रहे। इन दोनों प्लेन का बीच का हमें एंगल क्या होगा ये बताना है। मान लो एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, आपस में से आके टकरा गए, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या बनेगा। दोनों आपस में टकराएंगे, किस एंगल पर टकराएंगे, कुछ ऐसा हमें बताना है। पता नहीं कैसे कैसे सारे करवा रहे हैं मुझसे, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इससे पहले जो क्वेश्चन था, शायद वो प्रीवियस वीडियो में बताया होगा मैंने, कि अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन पर डाले गए नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। बात समझे? मतलब अगर कोई दो प्लेन है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उन पर डाले गए नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। अब उसी तरीके से अगर ये दो प्लेन हैं, इन दोनों प्लेन के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो दरअसल इनके जो बीच नॉर्मल होंगे ना, उनके बीच का भी वही एंगल आएगा। मैं समझाता हूं। मान लो कि ये एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है, ठीक है। हालांकि 2D में दिख रहे हैं, लेकिन आप मान लो कि ये 3D में है, और मान लो कि ये भी हमारा क्या है, एक 3D प्लेन है। तो एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा ये वाला, दरअसल वही एंगल बनेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर के भी बीच में। समझाता हूं। मान लो आपने इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। मान लो आपने इस वाले प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला, वो भी कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये एक पैरेललोग्राम जैसा फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम जैसा फॉर्म। तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा। दरअसल ये 3D का हिसाब किताब है, समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इतना समझ लो कि दो प्लेन हैं, उनके जो नॉर्मल के बीच का एंगल होगा दरअसल वही एंगल होगा उन दो प्लेन के बीच का भी। बात इतनी सी है। अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छी बात है, नहीं तो इसका लगा लो जी रट्टा। ठीक है साहब? तो हमने क्या समझा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सॉल्यूशन में लिख दे रहा हूं मैं ये वाली बात। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। मतलब अगर दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो उन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक बात सुनो, प्लेन 1 ये दे रखा है, प्लेन 1 यहां पर जो उन्होंने दे रखा है ये दे रखा है किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो नॉर्मल होगा वेक्टर n1 वो क्या हो जाएगा? ये वाला। सभी जानते हैं वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी, यही तो होता है ना। तो वेक्टर r में जिस चीज का मल्टीपल हो रहा हो वही नॉर्मल होता है किसी भी प्लेन का। तो मैंने वेक्टर n1 यानी नॉर्मल लिख देना है इसका। तो क्या हो जाएगा? ये 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। सही है। अब अगर मैं बात करूं इसकी प्लेन 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये वेक्टर n2 बराबर 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। सही है। तो इन दोनों प्लेन के मैंने नॉर्मल निकाल दिया। अब इन दोनों के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो। चैप्टर नंबर 10 जो हमारा चैप्टर था ना, चैप्टर 10 वेक्टर वाला, उसमें हमने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला देखा था ना। क्या होता था? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होता था? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। फॉर्मूला याद होगा आपको। यहां पर भी वही फॉर्मूला आएगा सेम, बस इन्होंने तरीका बदल दिया है। और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन वेक्टर n1 का मॉड और साथ में वेक्टर n2 का मॉड। तो अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने का शौक है तो आप याद कर लीजिएगा, वरना वही पुराना वाला फॉर्मूला है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और फिर अपॉन में दोनों के मॉड्यूलस का डिवाइड। तो चलो बेटा मैं वैल्यू डालना शुरू करता हूं। यहां पर क्या मिलता है देखो, तो कॉस थीटा बराबर ये फॉर्मूला हो गया। अब n1 डॉट n2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं मैं। तो देखो आई कैप का आई कैप में इंटू होगा तो 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6।
अब 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस का 3 इंटू 5 माइनस का 15। तो दरअसल ये तो आ गया वेक्टर 8 और वेक्टर बी, इसका इंटू इसमें तो 6, इसका इंटू इसमें तो माइनस का 6, इसका इंटू इसमें तो माइनस का 15। अब यहाँ पर क्या आएगा, मॉड किसका, n1 का। तो चलो बेटा मैं निकाल देता हूँ। तो वेक्टर n1 का मैग्नीट्यूड, मैं इसको कई बार मॉड ही बुलाता हूँ, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर से 2 का स्क्वायर दोबारा 4 होगा, और माइनस के 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17, रूट 17। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले वाले का जो मैग्नीट्यूड है n1 का रूट 17 इंटू फिर n2 का मैग्नीट्यूड, इसको भी निकाल देता हूँ, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3 का स्क्वायर फिर से 9, और 5 का स्क्वायर 25। चलो बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9 और 9 18, इसमें 20 जोड़ देंगे 45, और उसमें से 2 कम कर लो तो 43। तो यहाँ पर आ जाएगा ये रूट 43 बराबर 6 से 6 कट जाएगा, माइनस का 15 बटा रूट 17 इंटू रूट 43। देखता हूँ उन्होंने कैसे लिखा है, इन दोनों का इंटू करा है या कुछ और, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल उन्होंने क्या करा है बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ का कर दिया मल्टीपल, 731। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 15 बटा इन दोनों का इंटू कर दिया तो रूट 17 गुना रूट, यह आ गया 731। क्लियर। अब देखो एक चीज़ याद रखना, दरअसल इस वैल्यू पर लगा रहता है मॉड पूरी पे, तो यहाँ पर भी मॉड, यहाँ पर भी मॉड, और यहाँ पर भी मॉड। तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी प्लस की। तो मैं कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस 15 प्लस का 15 आ जाएगा बटा रूट 731। ठीक। अब अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 15 बटा रूट 731। ठीक। यह आ गया हमारा आंसर। यानी हमने क्या करा, दो प्लेन दे रखे थे, उन दोनों प्लेन के बीच का हमने क्या निकाल दिया, एंगल। कैसे, इसका नॉर्मल निकाला, इसका नॉर्मल निकाला। अब इस नॉर्मल के बीच का हमने एंगल निकाल दिया चैप्टर नंबर 10 के मेथड से, जहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मॉड बराबर में कॉस थीटा। ऐसे ही बेटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकलता था। दरअसल सेम कंसेप्ट यूज होगा हमारे आगे वाले क्वेश्चन में भी कई सारे पार्ट में। ठीक है, तो वहां पर इसको हम फॉलोअप करेंगे। अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या कह रहा है वो हमसे, इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आपके सिलेबस से एंगल वाले क्वेश्चंस आउट हुए हैं जिनमें एंगल आता है 30, 45, 60 ये वाले। लेकिन अगर कोई भी दो लाइन या दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं तो वो वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एंगल निकालने के लिए। मतलब ये वाला कंसेप्ट आपको सीख ही लेना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। मतलब दो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। हमें ये चेक करने हैं कि क्या ये दोनों पैरेलल प्लेन है या फिर क्या ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन है। सबसे पहले यही कह रहा है, इन दी फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन, मतलब एक तरीके से ज्ञात करिए कि जो प्लेन्स है वो पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर। तो पहला काम तो यही है कि चेक करो पैरेलल है या परपेंडिकुलर। अब मान लो कि वो ना तो पैरेलल निकलते हैं ना ही परपेंडिकुलर, तब फिर इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो आगे भी वो यही कह रहा है, एंड इन केस दे आर नीदर, मतलब अगर वो ना तो पैरेलल हुए ना परपेंडिकुलर हुए, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फिर इन दोनों के बीच का एंगल पता करो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, मान लो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब वो डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो किसी नॉर्मल के हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो किसी प्लेन के हो सकते हैं, मुझे उनमें नहीं पढ़ना। लेकिन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अगर डायरेक्शन रेशियो है तो वो दोनों चीजें, वो दोनों लाइन, वो दोनों प्लेन, ठीक है, क्या होंगे, परपेंडिकुलर। दे आर परपेंडिकुलर कब, अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर 0 आ गया। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर अगर 0 आ गया, तब तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर, और वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया। बड़ा सिंपल है, मतलब ये कंडीशन है परपेंडिकुलर की और ये कंडीशन है पैरेलल की। और अगर कोई ना तो परपेंडिकुलर हुआ ना पैरेलल हुआ, फिर हमें निकालना है उनके बीच का एंगल। और वो कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 12 में कराया था क्वेश्चन, ठीक उसकी तरीके से। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। दो प्लेन दे रखे हैं,
इन दोनों के बीच को मुझे पता करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चंस में बता चुका हूं, 2 प्लेन का परपेंडिकुलर होना या फिर पैरेलल होना डिसाइड कौन करता है, उनके नॉर्मल। अगर 2 प्लेन के नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गए तो प्लेन भी परपेंडिकुलर, अगर किन्हीं भी 2 प्लेन के नॉर्मल पैरेलल हो गए तो वो प्लेन भी पैरेलल। सिंपल है। तो यहां पर पहले तो मैं इन दोनों प्लेन के नॉर्मल निकालता हूं, और वो कैसे निकलेंगे, मैं इसको लिख लूंगा वेक्टर फॉर्म में। देखो कैसे, वेक्टर r डॉट 7, x बदल जाएगा i कैप में, y बदल जाएगा j कैप में, z बदल जाएगा k कैप में। सही है। और यहां से जो है ना 30, ये चला जाएगा उधर, तो कितना मिलेगा, माइनस का 30। सही बात है। अब इतना आप जानते हैं कि इधर आती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन कभी भी माइनस की हो नहीं सकती, जानते हो ना, डायरेक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। माफ करना, इधर जो आती है वो आती है डिस्टेंस। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है प्लेन का, वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। इधर डिस्टेंस आती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं इस माइनस का इधर इनटू कर दे रहा हूँ। समझ में आया या नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस का, और ये भी माइनस का, और इसको मैंने कर दिया प्लस का। ये वाले प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया। ठीक। अब इसकी भी बात करते हैं, एंड इसको भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस का j कैप माइनस का 10 k कैप। ये वाला जो 4 है उधर चला जाएगा, तो माइनस का 4, ये भी डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ से माइनस हटा के इधर माइनस का इंटू कर दे रहा हूँ, तो ये प्लस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। अब देखो, इस वाले प्लेन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इस वाले प्लेन को भी हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब पहले वाले प्लेन का नॉर्मल तो ये रहा, और दूसरे वाले प्लेन का जो नॉर्मल है वो ये रहा। देखो ये दोनों नॉर्मल आ गए, पहले वाले प्लेन का नॉर्मल और ये दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल। सही बात है या नहीं। चलो मैं अगर केवल नॉर्मल को ही अंडरलाइन करूं तो ये नॉर्मल आ गया, पहले वाले प्लेन का और ये दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल। क्लियर है। अब मैं बस ये चेक कर लेता हूं कि क्या इन दोनों के जो नॉर्मल हैं वो परपेंडिकुलर हैं। अगर हुए तो ये दोनों प्लेन भी परपेंडिकुलर। मैं चेक कर लेता हूं क्या इन दोनों के जो नॉर्मल हैं क्या वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों प्लेन भी पैरेलल होंगे। तो मैं इन दोनों को चेक करता हूं नॉर्मल्स को। ठीक है। तो देखो मिलेगा क्या, सबसे पहले मैं चेक करता हूं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू। तो देखो क्या होगा, हियर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या आएगा, a1 है माइनस का 7, a2 है माइनस का 3 प्लस b1 है माइनस का 5, b2 है प्लस का 1, c1 है माइनस का 6 और c2 है प्लस का 10। सिंप्लीफाई कर बेटा मैं आगे क्या करने वाला हूं, इन दोनों का इंटू कितना मिलेगा 21, इन दोनों का इंटू माइनस का 5 और इन दोनों का इंटू माइनस का 60। तो ये जो भी आने वाला है लेकिन ये 0 के बराबर तो नहीं है, मतलब ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है। तो कम जगह के चक्कर में मैं लिख दे रहा हूं नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नॉट परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर तो नहीं है। अब मैं क्या निकालता हूं, उसके बाद चेक कर लेता हूं कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं। तो देखो a1 अपॉन e2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है या नहीं, ये मैं चेक करता हूं। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां से मिलेगा माइनस का 7 बटा यहां से मिलेगा माइनस का 3 बराबर यहां से मिलेगा माइनस का 5 बटा यहां से मिलेगा प्लस का 1। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, a1 अपॉन e2 और b1 अपॉन b2, तो c1 अपॉन c2 तो भाड़ में ही गया। तो नॉट पैरेलल। तो देखो ये वाली कंडीशन नहीं बन रही तो ये दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। ये वाली कंडीशन नहीं बन रही तो ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल भी नहीं है। फिर क्या होगा, अगर वो उसने सिंपली बोला है कि अगर दे आर नीदर, यानी अगर वो ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तब उन दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो एंगल निकालने के लिए बेटा मुझे वही टॉपिक यूज करना पड़ेगा जो कि पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो चलो बेटा मैं करा देता हूं। बिल्कुल, कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला याद है, कॉस थीटा बराबर मॉड के अंदर n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और साथ में n2 का भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं। n1 डॉट n2 कितना मिलेगा, माइनस का 7 गुना माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 21 और प्लस का 21 आ जाएगा।
-5 गुना माइनस का 1 तो माइनस का 5, -6 गुना 10 तो प्लस का माइनस का 60 आएगा, ठीक। अपॉन, दरअसल ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आने वाली है तो ऊपर ही मॉड लगा दे रहा हूँ। पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड रूट के अंदर, चलो यहीं पे सिंप्लीफाई करता हूँ। रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 प्लस -5 का स्क्वायर 25 और साथ में -6 का स्क्वायर 36 इंटू दूसरे वाले की बात करता हूँ इसकी, तो रूट के अंदर -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो हाँ, यहाँ से -60 और माइनस का 5, माइनस का 65 हो गए, उसमें से 20 घटा दिए तो माइनस का 45, एक और घटा दिए तो 44, माइनस का 44 आएगा, यहाँ से मॉड लगा हुआ है तो प्लस का 44 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 6 और 9 15 और 5 20 की 0 कैरी आया 2, 2 और 2 4 और 3 5, 5 और 9 5 और 4 9 तो रूट 90। दोबारा जोड़ के देखूँ 6 और 5 11 और 9 20 की 0 कैरी आया 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रहा है 110 रूट के अंदर इंटू, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से भी 110। अब देखो रूट 110 गुना 110 कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 44 माफ़ करना अपॉन, इन दोनों का इंटू होगा तो केवल 110 आ जाएगा। अब ये बाई से कट जाएंगे, बाई से ये कटेगा 2 बार और बाई से ये कटेगा 5 बार, ठीक। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहोगे थीटा की तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/5। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करा है क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं क्या कर चुका था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल डिट्टो वैसा ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का वो समझ में आ गया होगा। अब चलते बेटा हम इसके सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, अगेन वही कि ये दो प्लेन के इक्वेशन दे रखे हैं, पहला इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा। हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं या फिर क्या ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, और अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल में से कुछ भी नहीं हुए तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कार्शियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट, ये क्या हो जाएगा 2x बदल जाएगा i कैप में, y बदल जाएगा j कैप में और z बदल जाएगा k कैप में। ये -2 है, इधर चला गया बराबर में 2 एंड इसको भी मैं क्या लिख लूंगा, वेक्टर आर डॉट i कैप माइनस का 2j कैप और ये 5 उधर चला जाएगा बराबर -5, ठीक। k कैप वाली इसमें टर्म है नहीं, हम सबको पता है बेटा ये माइनस में नहीं होगी डिस्टेंस, तो मैं इसको क्या कर लूँगा प्लस की, तो इसको में मुझे माइनस का इंटू करना पड़ेगा, तो ये माइनस का, इसमें माइनस का इंटू करा तो ये प्लस का और इसमें माइनस का इंटू तो हो गया प्लस का, डिस्टेंस को मैंने पॉजिटिव बना लिया। अब देखो बेटा दो प्लेन के इक्वेशन दे रखे हैं, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, मुझे चेक करना है कि इनके बीच का एंगल परपेंडिकुलर पैरेलल या 30-45 क्या है, ये मुझे पता करना है। तो जैसे कि फॉर्मूले लिखे हैं कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो ये वाली कंडीशन बनेगी, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो ये वाली कंडीशन बनेगी, और अगर एंगल निकालना है बीच का तो वो तो आपको पता ही है। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इस वाले केस को। तो देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर, देखो ये है हमारा नॉर्मल वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, तो ये हमारा नॉर्मल 1 हो गया, पहले वाले प्लेन का नॉर्मल, ये दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल हो गया। तो यहां से i कैप का इंटू, देखो a1 डॉट a2 तो 2 का इंटू होगा -1 में, फिर j का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 1, b1 और यहां से b2 क्या मिलेगा 2, तो 1 का इंटू होगा 2 में, प्लस k का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहां पर k वाली टर्म है ही नहीं तो 0, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, 2 इंटू -1 क्या हो गया -2, 1 इंटू 2 कितना हो गया +2, 3 इंटू 0 क्या हो गया 0, सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया 0। तो देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू क्या आ गई 0, हेंस प्लेन्स
आर परपेंडिकुलर, प्लेन क्या आ गए, परपेंडिकुलर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट देखिए। अब बेटा क्या करना है, ये दो प्लेन दे रखे हैं, अब इन दोनों के बीच में पता करना है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर एंगल दे रखा है कोई बीच का। तो देखो सुनो, मैं इसको बदल दूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा यहाँ से 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 एंड इसको भी वेक्टर फॉर्म में बदलूंगा तो वेक्टर आर डॉट 3 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप, और ये माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। इधर तो देखो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस का है, लेकिन इधर क्या दे रखा है, ये माइनस का। ये माइनस का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि प्लेन की फॉर्म होती है वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, तो ये डी होती है, डी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं इसको कर दूंगा प्लस का, ठीक है। और ये वाला माइनस इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस और ये वाला माइनस, यानी पूरे में माइनस का इंटू कर दिया ताकि ये प्लस का हो जाए। क्लियर है। अब मैं चेक करूंगा कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो देखो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए तो आप कर ही सकते हैं, -2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 इंटू 6, ठीक है। लेकिन ये दूर से ही दिखने में मुझे पैरेलल जैसे लग रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ से मिलेगा 2/3 माइनस का, यहाँ से भी मिलेगा माइनस का 2/3 और यहाँ से भी कितना मिलेगा, माइनस का 4/6, तो ये भी 2/3 ही आ जाएगा। तो दरअसल देखते ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल पे तो फेल ही होगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का केस बनेगा। आप चाहो तो इसको चेक कर लेना परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल पे पास होगा, परपेंडिकुलर पे फेल होगा। आप चाहो तो इसको चेक कर लेना परपेंडिकुलर के लिए, इस वाले फॉर्मूले की वैल्यू निकाल के। मैं डायरेक्टली यहाँ पर किसको चेक करता हूँ, इसकी वैल्यू कि पैरेलल है या नहीं। तो देखो A1/A2 बराबर, A1 की वैल्यू क्या है, -2, A2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये सॉल्व होके आ गया -2/3। अब वैल्यू निकालूंगा मैं B1/B2 की। B1 क्या है 2 और B2 कितना है, B2 है ये -3। अब देखो माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात तो एक ही है, तो -2/3। तो देखो A1/E2 और B1/B2 बराबर आ गए। अब बात करता हूँ C1/C2। C1 की वैल्यू कितनी है, ये रही -4। C2 की वैल्यू कितनी है 6, 2 से कट कर देंगे दोनों को तो कितना मिलेगा, -2/3। तो देखो हियर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, हेंस प्लेन्स आर पैरेलल। क्लियर है। तो अगर आप इसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 में रखते तो ये 0 नहीं आता। मैंने क्या करा, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकाली, तीनों बराबर आ गई, तो प्लेन्स क्या हो गए हमारे, पैरेलल। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पार्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसके फोर्थ वाले पार्ट की। क्या कह रहा है हमसे कि ये दो प्लेन की इक्वेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करो, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये पैरेलल है, या फिर इनके बीच में कोई और एंगल है। तो देखो सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप, माइनस का 1 उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 1 एंड इसको भी मैं बदलूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो वही वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये 3 इधर चला जाएगा तो माइनस का 3। देखो ये प्लेन आपको देखने में ही सेम लग रहे होंगे, यहां पर भी 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप, यहां पर भी 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप, मतलब ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, मतलब नॉर्मली सेम आ गए, तो प्लेन बिल्कुल पैरेलल होने वाले हैं। हमें एक आइडिया तो लग गया, लेकिन एक छोटा सा गड़बड़ है, वो क्या है, यहाँ पर ये माइनस का 3 नहीं हो सकता, तो पूरे में माइनस का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, तो मैं पता है कि ये परपेंडिकुलर तो नहीं होने वाले, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो 0 नहीं आएगी। आप चाहो तो चेक कर लेना, मैं सीधा इसकी वैल्यू निकालता हूँ, A1/A2 प्लस B1/B2 और C1/C2, मतलब ये वाली वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो देखो हियर A1/A2 की वैल्यू क्या मिलेगी, A1 है 2, A2 है माइनस का 2, तो बराबर आएगा माइनस का 1। फिर बात करते हैं B1/B2 की, B1 की वैल्यू है माइनस का 1, B2 की वैल्यू है प्लस का 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी माइनस का 1। फिर हम बात करते हैं C1/C2 की, C1 की वैल्यू है 3,
C2 की वैल्यू है -3, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से -1। तो देखो A1/E2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों की वैल्यू कितनी है? -1। हेंस प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है बेटा, साइड हो रहा हूं, आपको बात समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट, ई पार्ट में कह रहा है कि ये दो प्लेन दे रखे हैं, पता करिए कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, या इनके बीच का कुछ और एंगल है। तो सबसे पहले इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट 4i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का k कैप, माइनस का 8 उधर चला गया, इज इक्वल टू 8। एंड यहां से क्या मिलेगा? वेक्टर आर डॉट एक्स वाली टर्म है नहीं तो आई कैप होगा नहीं, सीधा सीधा क्या आ जाएगा? जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस का के कैप। ये जो 4 है ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 4। अब ये दो प्लेन दे रखे हैं, इन दोनों को चेक करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या क्या है। तो देखो सुनो, सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूं किसकी? A1E2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 की बराबर। तो देखो A1A2 4 गुना, यहां पर आई वाली टर्म तो है नहीं तो 0 होगा। क्या होगा आई वाली टर्म की जगह पे? 0। तो 4 गुना 0 प्लस जे की जगह पे यहां 8 आ रहा है तो B1 की वैल्यू 8, यहां पर B1 की वैल्यू 1, तो 8 गुना 1 प्लस यहां पर है 1 और यहां पर भी के की जगह पे 1, तो 1 इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 प्लस 8 प्लस 1, ये जो भी वैल्यू है ये कितनी आ रही है? 9। 0 के बराबर तो नहीं है, हेंस प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, मतलब दोनों जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। अब आगे क्या करता हूं, चेक कर लेता हूं कि क्या ये पैरेलल हैं। तो देखो A1/A2 बराबर, A1 क्या है? 4 अपॉन A2 क्या है? यहां पर तो आई कैप तो है ही नहीं तो 0, तो B1/B2 बराबर, यहां से कितना मिलने वाला है? 8, और B2 की जगह पे कितना आएगा? 1। C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है? 1, और C2 की वैल्यू भी है 1, तो 1/1। अगर आप देखोगे तो A1/A2 की वैल्यू आएगी अनडिफाइंड, B1/B2 की वैल्यू आएगी 8, और C1/C2 की वैल्यू आएगी 1। तो क्लियरली A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, हेंस प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। अब क्योंकि ये वाला केस नहीं बना इसलिए परपेंडिकुलर नहीं है, और ये वाला केस नहीं बना इसलिए दोनों प्लेन परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। यहां से परपेंडिकुलर का पता चला और यहां से पैरेलल का। फिर आगे क्या करना है? इफ दे आर नीदर, यानी अगर वो पैरेलल भी ना हो और परपेंडिकुलर भी ना हो, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो मुझे उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा इन दोनों के बीच का एंगल बताता हूं। तो देखो सुनो, फॉर्मूला मैं पिछली बार भी यूज कर चुका था, दोबारा से लिख दे रहा हूं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर मॉड के अंदर n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड मैग्नीट्यूड कह लो और n2 का मॉड। ये फॉर्मूला है। चलो वैल्यू डालते हैं। n1 डॉट n2, तो ये है वेक्टर n1, ये है वेक्टर n2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहां पर i के साथ आ रहा है 4, यहां पर i है नहीं तो i के साथ आ रहा है 0, तो 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस j के साथ आ रहा है 8, इन दोनों का इंटू करोगे ना डॉट प्रोडक्ट तो यही होगा। j के साथ आ रहा है 8, j के साथ आ रहा है 1, तो 1 इंटू 8 8 प्लस यहां पर k के साथ आ रहा है 1 और यहां पर भी k के साथ आ रहा है 1, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन में क्या मिलेगा? वेक्टर n1 का मैग्नीट्यूड। तो चलो निकाल देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 64 और ये 80 और 1 81, 9 आ जाएगा। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड आ गया 9 इंटू इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहां से मिलेगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कॉस थीटा
ऊपर मिलेगा 8 और 1 9 बटा नीचे मिलेगा 9 रूट 2। दोनों वैल्यू प्लस के इसलिए मॉड हटा दिया, 9 से 9 कट गया तो कितना आया 1/√2। अब एक बात बताओ, अगर cos थीटा बराबर 1/√2 है तो थीटा बराबर क्या होगा 45। बिल्कुल, तो थीटा बराबर 45। तो इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 45। तो क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की। हमसे क्या कह रहा है, इन दी फॉलोइंग केसेस, मतलब 14 क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं तो उन सब की वो बात कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। मतलब हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो पॉइंट दे रखा है ये रहा x1 y1 z1, ठीक है, ये रहा पॉइंट, और दूसरी चीज जो हमें दे रखी है वो एक प्लेन दे रखा है। हमसे कह रहा है कि इस पॉइंट से इस वाले प्लेन की डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही होता है पूरे मैथमेटिक्स में। मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले प्लेन की डिस्टेंस क्या होगी। आप ऐसे मान लो कि जैसे ये एक पॉइंट है, इसकी टिप, अब ये जो बोर्ड है एक प्लेन है, तो इस बोर्ड की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, यानी अगर कोई प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है कार्शियन फॉर्म में। इसकी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट x1 y1 z1 से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा d बराबर ये वाला। आया कहां से, देखो x की जगह पे हमने इस वाले पॉइंट की वैल्यू रख दी x1, फिर y की जगह पे इस वाले पॉइंट की वैल्यू रख दी y1, z की जगह पे इस वाले पॉइंट की वैल्यू रख दी z1, तो क्या हो गया ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया, x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y की कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका काम करने लगेगा। दरअसल लगभग ऐसा ही एक फॉर्मूला क्लास 11th में भी है, जहां पर आप एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1, उससे डिस्टेंस निकालते हो एक लाइन की, और लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या था वहां पर, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 11th अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस क्या होती है। खैर वो सब छोड़ो, हमें पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, ये फॉर्मूला है, मैं समझा चुका हूं कैसे काम करता है। चलो वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो बेटा होगा क्या, d बराबर मॉड के अंदर ax1, तो देखो बेटा ये जो 0 0 0 वैल्यू हैं ये x y और z तीनों की जगह पर रख दी जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये करना है, और उससे भी पहले ये जो 3 है ना बराबर में, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, माइनस का 3 बराबर 0 कर लूंगा, क्लियर। अब इसमें मैं x y z इन तीनों की जगह पे ये वाली वैल्यू डालने वाला हूं। तो आपको भी पता है कि 3 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 12 इंटू 0 0 और साथ में माइनस का 3 अपॉन रूट के अंदर x का कॉफिशिएंट है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर आता है तो y का कॉफिशिएंट है -4 का स्क्वायर 16, और z का कॉफिशिएंट है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक। आगे देखते हैं 0 0 0 माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस लगे हुए हैं, माइनस की वैल्यू भी प्लस की निकलेंगी। अब देखो यहां से अगर आप इन्हें जोड़ने लगे तो ये हो जाएंगे 9 और 16 25 और ये 169, और रूट के अंदर से 169 निकलेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो दरअसल हमारी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 3/13, और यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसके पीछे यूनिट लिख दो, क्योंकि ये डिस्टेंस है किस यूनिट में हमें नहीं पता। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है। हमें एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, एक प्लेन दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। हमें इस वाले पॉइंट से इस वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है। तो देखो करना क्या है, ये रहा हमारा फॉर्मूला, d बराबर मॉड के अंदर सबसे पहले x1 y1 z1, इन तीनों को मैं रख दूंगा x y और z की जगह पर। तो देखो मिलेगा क्या 2 इंटू एक्स की जगह पे 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। फिर y की जगह पे आएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2। फिर z की जगह पे आएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 3, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d मॉड क्लोज अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर 4,
y का कोफिशिएंट है 1, -1 का स्क्वायर 1, और यहां पर z का कोफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ठीक, देखते हैं क्या बनता है आगे। मॉड के अंदर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ऊपर आ जाएगा 13 बटा नीचे कितना मिलने वाला है 4, 1 और 4, ये आ गए 9, और 9 में से बाहर कितना आएगा 3, तो दरअसल 13 बटा 3 प्लस के थे तो मॉड हटा दिया, तो 13 बटा 3 इतनी यूनिट आ गई डिस्टेंस। इस वाले पॉइंट से इस वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 13 बटा 3 यूनिट। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कुछ समझाने लायक है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हमें इस वाले पॉइंट से जो कि दे रखा है 2, 3 माइनस का 5, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस वाले प्लेन की x + 2y माइनस का 2z = 9। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है, किस तरीके से यूज होता है कई बार बता चुका हूं। सीधा रखते हैं d बराबर बेटे ये x1 y1 z1, ये तीनों वैल्यू x y और z की जगह पे मैं रखूंगा। तो देखो मॉड के अंदर 2 × x, 2x की जगह पे आएगा तो कितना हो जाएगा 2, y की जगह पे आएगा 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, z की जगह पे आएगा -5, तो -2 × -5 कितना हो जाएगा +10 अपॉन सॉरी ये जो 9 इधर लिखा हुआ है इसको मैं इधर करूंगा, -9 बराबर 0। तो देखो ax1 + by1 + cz1 प्लस का d मॉड के अंदर देखो यही आएगा ना ax1 + by1 + cz1 प्लस का d अपॉन में क्या आएगा रूट के अंदर x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो x के साथ आ रहा है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y के साथ आया है 2, 2 का स्क्वायर 4, z के साथ आ रहा है -2 का स्क्वायर 4। आगे देखते हैं। तो देखो 10, 6 और 2 जोड़ोगे तो 18, 18 में से 9 गई तो 9 अपॉन 4, 4 और 1 ये 4 और 4 8 और 1 ये 9, 9 का रूट आ जाएगा 3। दोनों वैल्यू प्लस के इसलिए मॉड हटा दिया, 3 से 9 को काट दिया 3 बार, आंसर कितना आ गया 3 यूनिट। मतलब ये वाला प्लेन इस वाले पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। समझ में आ गया होगा। और लास्ट पार्ट पर, यह है बेटा लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। पिछली से पिछली वीडियो में मैंने एक बच्चे को कुछ बोल दिया था, अब कुछ ऐसे ही। अब मुझे लगा कि मैं उस पार्ट को वीडियो से एडिट कर दूंगा, मैं एडिट करना भूल गया और वो वीडियो में जाके अपलोड हो गया। अब जिसका डर था वही हुआ। गधों ने क्या करा है, उसको स्क्रीनशॉट ले लेके और लिंक कॉपी कर करके अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं कि सारे बच्चे देखो इसको। तो ये उस लड़की का भी मैसेज आया कि सर आपको ये नहीं भेजना चाहिए था, ये नाम नहीं बोलना चाहिए था, बट अब क्या करें, हो गया। बट फिर भी जो भी है सब ठीक है, उसको आप एक मजाक के तौर पे लेके आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलो देखो कहानी क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें, इस वाले पॉइंट से इस वाले प्लेन की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू डाल देते हैं d बराबर मॉड के अंदर x1 y1 z1, ये रख देंगे x y और z की जगह पर। तो देखो x की जगह पे आएगा -6, तो 2 × -6 -12, y की जगह पे आएगा 0, तो -3 × 0 0, z की जगह पे भी 0, तो +6 × 0 0, और लास्ट में कितना है -2 मॉड क्लोज ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन रूट के अंदर a² + b² + c²। तो x का कॉफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर 4, y का कॉफिशिएंट है -3 का स्क्वायर 9, z का कॉफिशिएंट है 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक, अब देखते हैं क्या आएगा। तो देखो -12 और -2, -14 अपॉन मॉड लगा हुआ है अभी भी 4, 9, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 36 और 13 ये हो जाएगा 49। सही है। मॉड हटाओगे तो प्लस का 14 आएगा, इसे बाहर निकालोगे तो 7 आएगा, 7 से काट दोगे तो 2। तो दरअसल 2 यूनिट डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से इस वाले प्लेन की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज के इस वीडियो का, आज के इस क्वेश्चन का और इस वाले चैप्टर का। सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली क्लास में। अब आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी जो है, तो हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसकी वीडियो भी आपके पास आना जल्दी शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।
and at last, God bless you all.